हैं भारत समाचार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। एक प्रदेश अच्छा प्रदेश कैसे हो सकता है? जब वो भय मुक्त हो, जब वो अपराध मुक्त हो, जब वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, तभी एक प्रदेश अच्छा प्रदेश, खुशहाल प्रदेश बन सकता है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ठान रखा था कि अगर दूसरे कार्यकाल में वो आते हैं, जनता उनको प्यार देती है, समर्थन देती है, तो जो गलतियां पहले कार्यकाल में हुई हैं वो गलतियां नहीं होंगी। अधिकारियों को जो खुली छूट दी गई थी और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से जो आरोप लगे वो दूसरे टर्म पीरियड में उन्होंने ठान रखा। 7वें दिन में भी फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ नजर आए। पहले तो बलिया के डीआईएस को देखिए निलंबित कर और उसे आजमगढ़ जेल भेजा गया, और उसके बाद एसएसपी गाजियाबाद पर प्रहार किया और उसके बाद सीधे डीएम सोनभद्र पर भी, टीके शिबू पर भी प्रहार किया। क्यों किया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सोचा था कि जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं दूसरे टर्म पीरियड में उसको पूरा करना है। कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जिससे जनता में भी भ्रम उत्पन्न हो, सवाल पैदा हो उनके जहन में, और विपक्ष को भी कोई मौका नहीं देना है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी आदित्यनाथ काम करती हुई नजर आ रही है। और तभी जो एसएसपी पवन कुमार जी थे, जो गाजियाबाद के एसएसपी थे, 2 बार काफी सुर्खियों में भी रहे 25 लाख की लूट को लेकर और दिव्यांग को बुरी तरीके से पीटने को लेकर, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। ये 2 इंसिडेंट योगी आदित्यनाथ के दिमाग में खटक रहे थे। दूसरे टर्म पीरियड में आने पे सीधा चाबुक चला दिया और सस्पेंड कर दिया। और अब वहीं आते हैं सोनभद्र, डीएम सोनभद्र के टीकू शिपू पे, जहां पर सिर्फ 6 महीने ही कार्यभार संभाला सोनभद्र का, लेकिन खनन में भ्रष्टाचार को लेकर और साथ ही जब यह देखा गया कि चुनाव में उन्होंने पोस्टल बैलेट को सील नहीं किया था और जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, और इस लापरवाही को कैसे जाने दे सकते थे योगी आदित्यनाथ, इसलिए सस्पेंड कर दिया। और अब यह कार्यभार चंद्र विजय सिंह को सौंप दिया गया है, जो अभी तक मध्यांचल में थे और विद्युत वितरण निगम के वो एमडी भी थे। अब वो नए डीएम बने हैं सोनभद्र के। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे पूरे पैनलिस्ट के साथ कि जो फाइलों को लंबित रखते हैं जो अधिकारी, जो आम जनता के चप्पलें घिस जाती हैं, उनके दफ्तरों के चक्कर काटते काटते, जो सरकार की मंशा पर, उनके नियति पे काम नहीं करते हैं, उनको क्या खामियाजा भुगतने को मिल सकता है, उसका एक्शन हम देख रहे हैं। तो अब जो फाइलें लंबित रखेगा, जो विभागीय काम को लेट लतीफी जिसमें करेगा, और जो सरकार की मंशा को अपनी मंशा ना बनाकर उस पर काम नहीं करेगा, उसको काम से हाथ धोना पड़ेगा, उसे घर में बैठना पड़ेगा। और इस पर ही काम कर रही है, तभी उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 उत्तम प्रदेश में और उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 इकोनॉमी में स्थापित कर पाएगी योगी सरकार। और अपने सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार सख्त है और सख्ती से वो पालन भी कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा नेता, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही एसएम अशरफ जी हमारे साथ मौजूद है, नेता सपा, बहुत बहुत स्वागत है। और आरके चतुर्वेदी एक्स आईपीएस सर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप त्रिपाठी जी देखिए नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की सीधे शुरुआत करते हुए देखिए, मैं सबसे पहले आरके जी आपके पास आना चाहती हूं। और ये बहुत अहम है, जहां पर ये कहा जाता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर सबसे पहली बात तो जो खौफ होता है वो मंत्रियों का होता है, सफेद कुर्ते का, खाकी के ऊपर या ये कहें अधिकारियों के ऊपर जो रौब चलता है वो मंत्री और इनका होता है। लेकिन अगर सरकार की मंशा साफ है और अधिकारियों की मंशा साफ है, तो फिर तालमेल कैसे नहीं बैठ पाता, फिर भ्रष्टाचार कैसे उत्पन्न हो जाता है? सर देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सरकार की नीति है कि किसे सस्पेंड करे और किसे न करे। हाँ। बस इसमें देखा ये जाना चाहिए कि ये सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, सेलेक्टिव सस्पेंशन, या क्योंकि सस्पेंशन जो होता है वो सरकार का ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र का उपयोग हमेशा सोच समझ करके, विचार करके किया जाता है। और यह भी बिल्कुल सही बात है कि इससे नीचे तक मैसेज जाता है। तो मुख्यमंत्री जी की इस कार्रवाई का असर बिल्कुल पड़ेगा। अब रही बात इसको भ्रष्टाचार, सर आपने एक वर्ड भी बोला कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो ये जो एक्शन हुआ आपके कहने का मतलब वो सेलेक्टिव? मैं इतना ये कह सकता हूँ कि मैं पवन कुमार को जानता हूँ, वो लापरवाह हो सकते हैं पर बेईमान नहीं हो सकते। वो एक ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी ख्याति है। ये जरूर कभी कभी ये देखा जाता है कि ईमानदार अधिकारी फिर सारे लोगों को बेईमान समझने लगता है,
और ऐसी स्थिति में उसका व्यवहार और आचरण जनप्रतिनिधि और जनता के प्रति सम्मानजनक नहीं रहता और वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। पवन से ये गलती हो सकती है, लेकिन पवन को भ्रष्ट कहना अगर है तो वो मेरी समझ में लेकिन जस्टिफाइड रिपोर्ट्स नहीं आई है कि 25 लाख लूट में उनका नाम आया है। 25 लाख की लूट मैडम, दिन दहाड़े जो हुआ था नहीं, जिस एक मामले मिनट को, हाँ। मैडम, 25 लाख की लूट भ्रष्टाचार नहीं है। 25 लाख की लूट जो है एक अपराध है। हाँ। और अपराध में बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। मेरी आपत्ति केवल उसको भ्रष्ट कहने में है। भ्रष्टाचार 25 लाख की लूट नहीं है, हत्याएं होती हैं, सब अपराध हैं। करेक्ट, ठीक? अपराध है। किसी भ्रष्टाचार संबंधी मामले में जहाँ तक मेरी जानकारी है उनकी शिकायत नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के बारे में मेरा बहुत कहना उचित नहीं होगा, लेकिन वो प्रूवन है, उसमें जांच हुई है, उसमें वहाँ के आयुक्त ने जांच की है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैसेज बहुत अच्छा जाता है इससे, और एक सामान्य नागरिक की हैसियत से ये कहा जाता है कि जिस आदमी को थाना, तहसील, कचहरी और अस्पताल न जाना पड़े, या जहाँ पे ये चारों ऐसी चीज़ हैं जो जनजीवन को सीधे प्रभावित करती हैं, तो अच्छा एक मिथ और है सर, मैं आपको अभी आपने बोला कि थाना, कचहरी, अस्पताल ना जाना पड़े। एक चीज और है, लोग ये भी कहते हैं, जब आप लोगों से बात करिए तो लोग कहते हैं कि अधिकारियों के दफ्तर के भी चक्कर ना काटना पड़े। बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि थाना भी अधिकारी ही चलाता है। हाँ। और जहाँ तक मैं पुलिस की बेसिक बात करूं कि कटिंग एज पुलिस की थाना है। हाँ। थाना अध्यक्ष से लेकर और डीजीपी तक, हाँ। सरकार तक सबकी एक जिम्मेदारी कि थाना सही चले। तो अगर थाना सही चलाना मतलब मेन चीज़ ये है कि थाने को सही चलना चाहिए, और इसी के लिए सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, ये सारे लोग रखे जाते हैं। तो अगर हम सीधे सीधे उस जगह को हिट करेंगे जहाँ से चीज़ें सुधरती हैं, कोई भी आदमी थाने पर जाए, अगर उससे अच्छा व्यवहार किया जाए, उसकी बात सुन लिया जाए, तो राम राज्य अपने आप आ जाएगा। करेक्ट। तो हमारी जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए, हमारी जो नीति होनी चाहिए, इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो इन बेसिक यूनिट्स को, जहाँ पे जनता सीधे जाती है, जनता किसी अधिकारी के पास, किसी मंत्री के पास, किसी विधायक के पास तब जाती है जब उसे थाने से न्याय नहीं मिलता। करेक्ट। तो अधिकारियों का चक्कर ही न काटना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन सर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहला एक्शन है, तमाम ऐसे एक्शंस होते हैं, लेकिन उन एक्शन का रिएक्शन उस क्षणिक, वो कहते थे मूवमेंट के लिए होता है, उसका असर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होता है, और ना ही उसका खौफ रहता है। मैडम, फिर आप मेरी ही बात को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ। ये हमें बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे। हमें 2-4 लोगों को सस्पेंड और वो सर करके कैसे होगा, जो बेसिक की हम बात करते हैं? मैं बिल्कुल उसी की बात हाँ। करना चाह रहा था। हम लोगों में से सारे लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ है। पुराने समय में राजा रात में कंबल ओढ़ के निकलता था और वो एक्चुअल वर्किंग देखता था। ठीक है, आज के ज़माने में कंबल ओढ़ के घूमना मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे अधिकारी हैं, और टीवी वीवी की वजह से हर आदमी पहचाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरी राय में सर्वोच्च स्तर पे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के स्तर पे हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब, जो भी टॉप लेवल पे हो, उनके पास थर्ड आई होनी चाहिए, तीसरी आंख। थर्ड आई मीन्स कि वो लोग जो सीधे उनके लायल हों, जिनकी महत्वाकांक्षाएं न हो, जो चुपचाप जा कर के हर चीज़ की वर्किंग देख करके और सीधे रिपोर्टिंग कंसर्न को करें, तब आपको ज़मीनी हकीकत पता चलेगी। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर की सख्ती का नुकसान नीचे के रेट बढ़ा करके करता है। अगर ऊपर सख्ती हो गई तो उसका नुकसान नीचे लोग भय बना करके और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो इसके लिए किसी भी शासन और किसी भी सत्ता को यह देखने के लिए कि उसकी योजनाएं सही कार्यान्वित हो रही हैं कि नहीं, जनता को आराम मिल रहा है कि नहीं, उसके पास थर्ड आई अवश्य होनी चाहिए। आप कहीं बता के दौरा करने जाते हैं, आपको हर चीज़ आदर्श मिलेगी। आप कहीं पे लोकल ऑफिसर से पूछेंगे तो वो अपने अधीनस्थ को क्यों गलत बिल्कुल बताएगा? सही है, बिल्कुल सही। आपके पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट थर्ड आई होनी चाहिए जो सिर्फ आपके प्रति लायल हो, और जहां आप जरूरत समझें उसको भेजें। और इन्हीं 4 यूनिट्स, अब तो थोड़ा इसमें मैं विकास प्राधिकरण और निगम विगम को भी जोड़ दूंगा, ये बाद के डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो पहले पुराने हैं। तो इन 5-6 विभागों को चिन्हित करिए और वहाँ बेसिक यूनिट्स को ठीक करिए, और उसके बाद जब आप सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तगड़ी करेंगे, तो पूरे सिस्टम पे करिए, थाना से लेकर के कप्तान तक करिए। तब वो जो मैसेज जाएगा वो स्थायी मैसेज होगा
क्योंकि सबको डर लगा रहेगा कि पता नहीं कौन आकर के कब हमारे थाने का चुपचाप मुआयना करा जाए, हम अस्पताल में आके देख जाए। तो ज़रूरत बेस अच्छा, मुख्यमंत्री जी में मुझे कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं साफ सुथरे हैं और वो साफ सुथरा करना चाहते हैं। लेकिन वही है कि इतने उच्च स्तर पर जाने के बाद आप हो सकता है ज़मीनी चीज़ें आपको याद ना आए। हालांकि मुख्यमंत्री जी जमीन से उठे ही हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें लोगों को याद दिलानी चाहिए कि आप इस तरह से कर सकते हैं, और वो सक्षम है, निश्चित रूप से सक्षम है और वो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ देखिए इस डिस्कशन में हरीश जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी। 2-3 बड़े एक्शन, योगी टर्म पीरियड जब दूसरा शुरू हुआ तो 3 बड़े एक्शन समझ में निकल कर आए। सबसे पहला तो डीआईएस ब्रजेश मिश्रा को निलंबित किया गया और उसके बाद जेल भी भेजा गया, और उसके बाद एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को सस्पेंड और डीएम सोनभद्र को भी सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के पीछे की वजह अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जा रहा है। जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी उन ऑफिसर्स की, वो नहीं हो पाई सही तरीके से। लेकिन एक चीज और है कि अगर पवन कुमार जी, अगर जिनके पास वोट, जिनके पास आईडीज नहीं थी, जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास, अगर उनको एंट्री नहीं दी और उस मामले में अगर सस्पेंशन हुआ हो, तो क्या ये सही है हरीश जी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवन कुमार का जो विषय है वो दो घटनाएं वहां घटी, पेट्रोल पंप से लूट का और किसी दिव्यांग को पीटने का, उसमें घर में घुस करके लूट का। हाँ। 2-3 घटनाएं आज ही समाचार पत्रों में दी हुई हैं। हाँ। तो मुख्य विषय यह है कि भाई जो जिले का मुखिया है, पुलिस बल के मुखिया पुलिस कप्तान होते हैं या वरिष्ठ पुलिस कप्तान होते हैं, और पूरे जो पुलिस का जिले का सिस्टम है उन्हीं के डायरेक्शन में और उन्हीं के नियंत्रण में काम करता है। तो अल्टीमेटली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिले में कानून व्यवस्था अच्छी होती है तो उसका भी श्रेय उसको जाता है, खराब होती है तो उसका भी श्रेय उसको जाता है। जो मुखिया होता है ताज उसके सिर बत्ता है। तो अगर कहीं कोई गड़बड़ियां आ रही हैं, कहीं कोई इस तरह की लापरवाही देखने में आ रही है या कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो उसकी जिम्मेदारी तो आखिर कहीं न कहीं फिक्स होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का चाहे वो पहला कार्यकाल रहा हो 17 से लेकर 22 तक का, या जो 25 मार्च से दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, उसमें अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति उनका 0 टॉलरेंस की नीति है और उस पर पूरी दृढ़ता और पूरी मजबूती के साथ वो उस पर काम करते हैं। तो सोनभद्र का मसला है, वो खनन में कमिश्नर की रिपोर्ट में पाया गया कि उनके खिलाफ जो चार्जेस पाए गए, तो ये एक मैसेज भी है सिस्टम में जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सबके लिए एक मैसेज भी है कि योगी जी की सरकार, वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो, किसी को बख्शने वाली नहीं। अगर कहीं कर्तव्य में शिथिलता पाई गई या कहीं भ्रष्टाचार या में लिप्तता पाई गई, तो ये जो चाहे वो बुलडोजर की बात हो कि जो अवैध निर्माण है उस पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, या अपराध और ये इस पे जो कार्रवाई है, ये अपने आप में ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सरकार इन चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और लोगों को इस सिस्टम में जो भी लोग हैं, चूँकि सरकार के जो हाथ पैर हैं ये तो अधिकारी कर्मचारी हैं, शासन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये पहले टर्म पीरियड में तो समझ में नहीं आया था, होना है, खुली छूट दी थी अधिकारियों को, क्योंकि पहले टर्म पीरियड में आपने अपने विधायकों को बांध दिया था, तभी हमने देखा कि विधानसभा के सामने आपके विधायक धरने पे बैठ गए थे, और दूसरे टर्म पीरियड में आप अधिकारियों को बांध रहे हैं। रिपोर्ट है कि 200 से 250 अधिकारियों को आप और कर्मचारियों को आप, जिनके ऊपर आपने नकेल कसने की पूरी लिस्ट बनाई है। चलिए ठीक है, हमारे जी के पास लौटेंगे। संदीप जी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही एसएम अशरफ साहब। अशरफ साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अधिकारी
ऐसा नहीं है, आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि अब की सिर्फ विपक्ष के ऊपर कार्रवाई चल रही है, विपक्ष के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपने अधिकारियों और सचिवों के ऊपर भी ये सख्त कार्रवाई कर रही है योगी सरकार। जी, बहुत अच्छी बात है। और फेयर हो के अगर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे उनके अपने लोग हों, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती इस प्रदेश के लिए। और कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद बहुत बेहतर हो। अभी 2 ऑफिसर्स का सस्पेंशन, ये 2 ऑफिसर्स का सस्पेंशन की बहुत सी वजह हो सकती हैं, जिसमें 2 वजह उन्होंने बताई है कि एक रीज़न तो ये है कि सब खनन में उनके खिलाफ चार्जेस थे, जांच कराई, जांच करने के बाद उनको दोषी पाया, और दूसरा बैलेट पेपर को उन्होंने सील नहीं किया था। अभी जहां तक सवाल पवन कुमार साहब का था, चतुर्वेदी साहब ने बिल्कुल साफ साफ बताया कि उस ऑफिसर के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि वो भ्रष्ट नहीं, तो मैं आपकी बात के साथ जाऊंगा, चूंकि आप रहे हैं, सीनियर रहे हैं, तो उनको सब पता होगा। अब रहा सवाल नेग्लिजेंस, जो नेग्लिजेंस भी बहुत बड़ा एक रीजन होता है किसी भी अधिकारी को वहां से सस्पेंड करने का या हटाने का, जो भी उसके पीछे इनपुट रही हो। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार एक सिंबॉलिक है, आपने क्यों हटाया सही मानों में आपको पता होगा। एक चीजें वो होती हैं जो हमारे आपके बीच में आई हैं, जो आपने स्टेटमेंट दिया कि साहब इसलिए हमने हटा दिया। एक वो है जो उसकी असल वजह आपको ही पता होगा, सरकार को ही पता होगा, किसकी शिकायत थी, किसकी कंप्लेंट थी, किस बेसिस पे आपने हटाया, वो एक फैक्टर है जो आप जाने। मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को वाकई अगर खत्म करना आप चाहते हैं, आप सीरियस हैं, क्योंकि पहले कार्यकाल में आपने ऐसा नहीं किया। अगर आपने ऐसा किया होता तो 3-4 घोटाले हैं जो आपकी मिनिस्ट्री के अंदर हुए। रेवेन्यू घोटाला हुआ, डीएलएफ घोटाला हुआ, स्वास्थ्य का घोटाला हुआ, इवन कि कोरोना पीरियड के अंदर परचेजेस में घोटाला हुआ। तो सवाल इस बात का, कुंभ का इतना बड़ा आपने वो ऑर्गेनाइजेशन किया, उसके अंदर भी घोटाला कर दिया, एक मजहबी प्रोग्राम के अंदर। तो मैं ये मानता हूं कि ये सब चीजें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में थी, क्यों टॉलरेट किया, किस वजह से किया, ये मैं नहीं जानता। चलिए, दूसरे कार्यकाल में ही अगर उनको लगता है कि ना हम अपनी किसी छवि से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और हम बिल्कुल ऐसा करेंगे, चाहे हमारा अपना हो चाहे दूसरा हो, तो ये स्वागत योग कदम है। लेकिन अभी टू अर्ली है एज ए विपक्ष कि मैं आज कोई उस पर तबसरा करना शुरू कर दूं, साहब के बहुत अच्छा कर दिया, अब रामराज आ गया, या ये मैं ये कहना शुरू कर दूं कि साहब नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, नहीं कर पाएंगे। मैं वॉच करूंगा और देखूंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है थानों में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तहसील के अंदर है। लेखपाल के लेवल भ्रष्टाचार होता है, थाने के लेवल भ्रष्टाचार होता है, आदमी वहां जा ही नहीं पाता। आम आदमी थाने कैटेगराइज हैं, आप तो पुलिस में रहे हैं, जो भी वहां भ्रष्ट ऑफिसर है, जो भी एसएसपी एसपी पोस्ट है, उसको क्या थाने बटे हुए हैं। अब थाने भी वहां कैटेगरी है, किस थाने से क्या उसको महीने में लेना है। तो जब वो पैसे देगा, जब वो अपने एसएसपी कप्तान को पैसे देगा, तो नेचुरल सी बात है वो फिर लोगों से पैसे करेगा। ये अलग सी बात है, वो 1 लाख 2 लाख पे थाना उसने लिया और 10 लाख जो है कमा रहा है वहां से, ये कैसे ठीक होगा। तो इसके ठीक करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा भ्रष्टाचार के अगेंस्ट। अब वो अपने आपके लोगों या दूसरे लोगों, क्यों नहीं आप सारे जनप्रतिनिधि को, किसी भी पार्टी को हो, उनको आप कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से उसको इन्वॉल्व करिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर। कोई शिकायत अगर उसकी होती है वो डीएम से शिकायत करे, आप जांच कराए, डीएम उस पर एक्शन करे। इसी तरह से आपको प्रोसेस में लेके आना पड़ेगा। देखिए, विजिलेंस की टीम बनाई गई है यहाँ पर, एसआईटी और सीबीसीआईडी बनाया गया है, और उसके बाद उन अफसरों की स्क्रीनिंग कमेटी भी होगी जिनको रिपोर्ट करना होगा। तो इस प्रोसीजर पे काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये सब आज से नहीं हो रहा है, बहुत जमाने से हो रहा है, तमाम सरकारें, वही तमाम ना, लोगों ने सवाल तो आया, घूम फिर के होगा ही नहीं। मैम आप बात को समझें, आप भी शायद पता नहीं, आप बता लो गांव से है या नहीं है, कहां से है कहां से नहीं है, ये रोज का घटना है। हम मान के चलते, जहनी तौर पे हमने भी मान लिया कि हम इस काम से जा रहे हैं, अगर पैसे दे देंगे तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ बदलाव तभी आएगा जब हमको बिल्कुल फेयरलेस हम होंगे कि साहब हम जा रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके हैं और हमने एप्लीकेशन दी, हमारा काम हो गया। हम तो पहले से जहनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि वजह के वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। सिस्टम को तोड़ने के लिए सबकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो। आप उनके इसी तरह जनप्रतिनिधि का है, आपके पास लोकायुक्त यहाँ पे, आप हायर लेवल पे एक मंत्रालय क्यों नहीं बना देते शिकायत प्रकोष्ठ का, जिसका काम ही खाली शिकायत को निस्तारण करना हो। जांच कराए, जांच कराने के बाद लोकायुक्त को सेब दो, अगर वो गलत या सही जो भी हो, लोकायुक्त अपना जो है केस के हिसाब से फैसला कर देगा, जनप्रतिनिधि भी दबाव आएगा। तब क्या होगा कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के अंदर अगर कोई शिकायत आती है तो वो जाके पहुंचाएगा, डीएम से कहेगा, डीएम जांच कराए, उस पर एक्शन ले। ये ऐसा नहीं सुधरेगी, ऐसे तो फिर 5 साल फिर आपके यूं निकल जाएंगे। अभी आप नए नए आए हैं, थोड़ा बहुत मैसेजेस होंगे, बाद में फिर वही सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं अच्छी उम्मीद कर सकता हूं, इसलिए जैसा चतुर्वेदी साहब ने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री जी के पीछे कोई ऐसा बैगेज नहीं, आगे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन आप मुखिया हैं, अगर आपके नीचे कोई चीज हो रही है, आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी तय हो जाती है। ठीक बात है। और संदीप जी, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस प्रकार सरकार की मंशा है, उसी तरह मंशा अगर सबकी नहीं होगी तो बात सही है कि जो एक करप्शन का जो एक दौर है, या फिर ये कहें जो लाइन है,